हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी की पुनरावृत्ति करेंगे। टोपी की पुनरावृत्ति के पहले पिछले कक्षा में पढ़े हुए अंश के बारे में फिर से एक बार पुनरावृत्ति कर लें। पिछली कक्षा में हम लोगों ने टोपी का जो पाठ प्रारंभ किया था, उसमें ये बताया गया है कि गौरैया को टोपी पहनने की बड़ी इच्छा हो गई। वो चाहती थी कि मनुष्य की तरह वह भी टोपी पहनेगी, और जबकि गौरा जो है इसके खिलाफ था। गौरा इस बात के खिलाफ था और वो बार बार उसको यही बता रहा था कि ये इंसानों के पहनने की चीज़ है, वो तुम नहीं पहन सकती हो। और पहले तो वो कपड़े पहनने पर ही कपड़े पहनने को ही ठीक नहीं मानता था। उसके बाद वो किसी तरह से जब गौरैया जो है तर्क देते देते उसको समझा सकी, तब वो ये कहता है कि ये टोपी जो है वो मनुष्य के पहनने की चीज़ है, ये तुम कहाँ पहनोगी। अब इसी प्रकार जो है उसको क्या हुआ कि उसके पास एक जब वो रोज़ दोनों साथ साथ घूरे पे दाना चुगने जाते थे, अगले दिन जब वो घूरे पे दाना चुगने गई तो उसने घूरे पे कुछ थोड़े से रुई के फाहे देखे। अब उस रुई के फाहे को देख करके वो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जो है चिल्लाना शुरू कर दी, खुशी के मारे नाचना शुरू करी, धूल में लौटना शुरू की कि मिल गया मिल गया मिल गया कह के। कि तब ऐसे जब उसे गौरा ने सुना तो उसने कहा कि तुम्हारी तरह एक बावला था जो कि रास्ते में किसी भी तरह से किसी भी घुड़सवार से लगाम गिर गया था, तो वह खुशी से बावला होकर चिल्ला रहा था कि हमें लगाम मिल गया, बाकी रहा 3 घोड़ा चाबुक। उसे एक चाबुक मिली तो वो बस खुशी के मारे बावला होकर बोलना शुरू किया कि अब हमें घोड़ा लगाम और जीन की आवश्यकता है और मुझे तो चाबुक मिल गया। तो ठीक उसी तरह से रुई से टोपी तक का सफ़र जो है वो कितना कठिन है और असंभव है, ये तुम नहीं समझती। लेकिन गौरा जो है वो अपने धुन की पक्की थी और थोड़ी ज़िद्दी भी थी। उसने ठान लिया तो ठान लिया, उसके मन में एक बात आ गई तो आ गई। अब उसके लिए वो प्रयास करना शुरू कर दी। उस रुई के फाहे को ले करके वह जाती है धुनिया के पास, और धुनिया से जाके जब कहती है कि मुझे रुई धुन दो, तो धुनिया जो है राजा का काम कर रहा था, वो गुस्साया और गुस्सा के कहता है कि सब जो है फ्री में काम कराने, मैंने मुफ्त में काम कराने चले आते हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन गौरैया ने कहा उससे निवेदन करते हुए कि भैया मैं मुफ्त में काम नहीं करवाती, मैं उचित तुम्हें मेहनताना दूंगी, तुम मेरे रुई धुन दो और आधी तुम ले लेना, आधी मुझे दे देना। इस बात से जो धुनिया था वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि आज के पहले कभी उसे उचित मैंने उसको मेहनताना मिला ही नहीं था राजा के पास से। अब वो जो है झट जो है उसने रुई धुन दी। रुई धुन के वो आधा लिया और आधा गौरैया को दे दिया। उस धुनी हुई रुई को ले करके वह कोरी के पास गई और कोरी से बोली कि भैया तुम इस रुई का धागा बना दो। कोरी भी इसी प्रकार अपने काम में व्यस्त था और वो भी राजा का काम कर रहा था। उसने फिर गुस्सा के कहा, क्रोधित होकर के कहा कि मेरे पास समय नहीं है मुफ्त का काम करने को। गौरैया ने इस बात पे कहा कि तुम जो है मेरे रुई से धागे बुन दो, धागे बना दो, फिर मैं तुमको उचित जो तुम्हारा मेहनताना होगा वो अवश्य दूंगी। तो आइए अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं कि जो चाबुक मिला उसके बाद गौरैया की मनस्थिति के बारे में और उसके आगे की कहानी के बारे में। गौरैया जो है
धुनिया के पास गई, वहाँ रुई धुनवा करके अब जो है वह धुनिए के पास दुनिया से जाके बोली। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हुई एक मिर्जई पड़ी थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। यहाँ एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में काम रुई धुनवाने। मतलब वो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा करके कहता है कि देखती, एक तो उसकी हालत ख़राब थी, जाड़े का दिन था, फटा कपड़ा पहने हुए था, फटा कपड़ा पहने हुए था और जाड़े से ठंड से कांप रहा था। और उसने गुस्सा आकर कहा कि तुम मुफ्त में, फोकट यानी कि मुफ्त, फोकट में काम करवाने आ गई यहाँ पे, देखती नहीं मैं राजा का काम कर रहा हूँ। फोकट, फोकट का अर्थ होगा मुफ्त। मुफ्त, ठीक है। उसने कहा मुफ्त में तुम काम करवाने मेरे पास आ गई, देखती नहीं यहाँ का राजा कैसा है, चाम का दाम चलाता है। चाम का दाम चलाता है यानी कि चमड़ी का भी दाम लेता है, और ऊपर से तो फोकट में रुई धुनवाने आ गई। उज्र न करो भैया। उज्र का मतलब होता है चिंता, ठीक है। उज्र का मतलब कि मेहनत मजदूरी करा के दाम न देने को बोलते हैं कि चाम का दाम चलाता है। और उसके बाद उज्र का मतलब होता है चिंता। तुरंत गौरैया जब उससे ये सुनी तो वह तुरंत बोली कि उज्र न करो भैये। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी, तुम्हारे मजदूरी दूंगी। उजरत मतलब मेहनताना या मजदूरी। उजरत, उजरत का मजदूरी, ठीक है। तो उससे कहती है कि चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी। गौरैया बोली मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। अब आप देखिए, वो मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि आज तक कभी भी उसे इतनी खरी मजदूरी, माने उचित मजदूरी कभी उसको मिली नहीं थी। आधा का मतलब 16 आने में 8 आना यानी कि आधा, तो आधी मजदूरी उसके लिए पाना जो है एक सपने की बात थी। वह झट तैयार हो गया, झट से वो तैयार हो गया धुनने के लिए। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसमें से आधा धुनिए ले ले, धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया ने। और इस प्रकार उसकी जो तांती यानी जिसमें रुई धुनी जाती है वह बजना शुरू हुई, आवाज़ करती हुई उसकी रुई को उसने धुन दिया। और इस प्रकार उसने आधा उसको दिया गौरैया को और आधा खुद ले लिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के पास गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। ये जो धुनी हुई रुई थी ना, उसको लेकर के गौरा और गौरैया दोनों जो है कोरी के पास जाते हैं। कोरी का अर्थ है मतलब जो धागा बनाने वाला है, सूत काटने वाले को कोरी कहते हैं। कोरी का अर्थ है सूत काटने वाला, सूत काटने वाला। तो वह जो है तुरंत तैयार हो गई और मतलब वो तुरंत जो है कोरी के पास गई। कोरी के पास बोली, कोरी भैया तुम जो है मेरी इस रुई से सुई काट दो।
इससे उत्साहित गौरा गौरैया दोनों कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया धुनी रुई के सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक गुस्सा पहना हुआ था। गुस्सा बोलते हैं मोटा दुशाला। गुस्सा का मतलब होता है मोटा दुशाला। गुस्सा यानी कि मोटा दुशाला। वह जब कोरी के पास गई तो उसने क्या देखा कि कोरी जो है एक दुशाला पहने ओढ़े हुए था। गुस्सा यानी मोटा दुशाला ओढ़े हुए था और वो जो है धज्जी धज्जी हो चुका था, यानी कि तार तार हो गया था, बहुत फटा हो गया था, फटा चित्रा एक दुशाला ओढ़े हुए था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। वह जो जब बोली चिड़िया उसको सूत बनाने के लिए, तो वो तुरंत जो है गुस्से में आकर के बोला कि यहाँ से भागते हो कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने का। मुफ्त में मल्हार गाना एक मुहावरा है। मुफ्त में मल्हार गाना मैंने मुफ्त में खुश रहना, खुश होकर के काम करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी राजा के काम में ही व्यस्त है। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया आश्चर्य से बोली। अब जब धुनिये के पास गई थी वो भी राजा जी का काम कर रहा था, कोरी के पास गई वो भी राजा जी का ही काम कर रहा है। तो गौरैया को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्यचकित होकर के उससे बोली कि इस मुल्क में क्या सारा काम राजा जी के ही लिए होता है? मुलुक माने मुल्क। मुलुक जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है मुल्क। मुलुक एक विदेशी शब्द भी है, ठीक है। मुल्क एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ है मुल्क या देश। तो गौरैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। यूँ बोली कि क्या भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गौरैया बड़ी आश्चर्यचकित हुई और वो बोली कि इस देश में क्या सारा काम इसके राजा के लिए ही किया जाता है? तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा। भर आँख देखा माने आँख खोल कर या आँख फाड़ कर आप कह सकते हैं, भर आँख देखा। उसने मतलब कि उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ये कहा कि तुम किस देश से आई हो? देश से आई हो, देश मुल्क का अर्थ है देश। उसको लगा कि यहाँ की ये नहीं है क्या कि इस तरह की बात कर रही है, इसको पता नहीं है कि यहाँ के राजा कैसे हैं। तो वह तुरंत जो उससे पूछता है तुम किस मुल्क से आई हो? कोरी ने उसे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। ये जो है फिर एक मुहावरा है, ये लोकोक्ति के रूप में है, लोकोक्ति ही है। और इसमें ये कर रहे हैं कि ये मतलब कि एक आदमी मेहनत करके मरा जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मुफ्त में बैठ के रोटी तोड़ रहा है। इसी के अर्थ में ये कहा गया है कि देखती नहीं हो कि यहाँ पे एक खट मरे बरधा बोलते हैं बैल को। बैल जो है खट के मर जाता है और बैठा खाए तुरंत। और राजा के दरबार में देखिए बरधा जो है खेती उससे करवाई जाती है, खेत जोतता है, तो इसीलिए वो खट के दिन भर मरता रहता है। और उसी जगह राजा के घुड़साल में बहुत सारे घोड़े हैं जिनकी सेवा शुश्रूषा होती है, नहलाया जाता है, पोछा जाता है, साफ सफाई होती है। तो वही कह रहे हैं बैठा खाए तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, कि जो व्यक्ति मेहनत करे वो ना पाए और जो मेहनत ना करे वो आराम से खाए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ सब राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो धनी हैं, इसी से उनका भी काम चलता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि
वह कोरी के पास जब गई तो कोरी ने भर आँख देखा, यानी क्रोध में देखा उसे। ठीक है, क्रोध में देख करके कहा कि जानती नहीं हो कि यहाँ का चलन क्या है। चलन यानी कि नियम, कायदा कानून। हाँ, यहाँ का क्या कायदा कानून है? खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही होता है, राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी बहुत हैं। अब लघुए भगुए का मतलब क्या होता है? चमचागिरी करने वाले, चापलूस, है ना। तो लघुए भगुए इसके कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे लघुए भगुए हैं, उनके बहुत सारे चापलूस हैं जो क्या करते हैं कि इसी में उनका भी काम होता है। वो मतलब कि जो राजा मांगते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और इस प्रकार राजा के लिए दिया गया जो सामान होता है उसमें उनका भी काम चलता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम यहाँ के राजा के बारे में जानते नहीं हो, या यहाँ के राजा के जो लघुए भगुए होते हैं, यानी कि जो उनके चमचे होते हैं, उनकी मुफ्त में उनका जो मतलब कि यशोगान करने वाले जो हैं वो भी बहुत हैं। और राजा जी के लघुए भगुए भी बहुत हैं, इसी में उनका भी काम चलता है। ये जो राजा लगान लेता है, राजा के लिए जो मतलब खेती का टैक्स लगान दिया जाता है, उसी में जो राजा के लोग हैं जो कि मतलब कि उसके कार्य लगान के रूप में वसूली करते हैं, वो उन्हीं पैसों से अपना भी काम चलाते हैं। ठीक है, और राजा जी के लिए यहाँ सब काम राजा जी के लिए ही होता है। ये तुम नहीं जानती? राजा जी के लघुए भगुए ही बहुत हैं, और वे भी अपना इससे काम चलाते हैं। यानी कि राजा के लिए जो सामान आता है, उस सामान में राजा के जो बंदे हैं, राजा के जो नौकर हैं, उनका भी काम चल जाता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। मुकरो मने मना मत करो, मुकरो मत भैया। मना न करना, ठीक है, मना न करना। और दूसरा है कि मुकरो न भैया, माकूल। माकूल मने उचित, माकूल का अर्थ होगा उचित। और मुआवजा मने पैसे। तो वे ये कह रही है गौरैया उससे कह रही है कि तुम मना मत करो भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। हम तुम्हारे काम का उचित जो मेहनताना होगा वो तुम्हें देंगे। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट कर अब उसने दी। फिर वो कहती है कि देंगे। गौरैया बोल पड़ी कि इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। मतलब कि वो कहती है उसे कोरी से कि इस रुई को धुन करके तुम इससे धागा बना दो, और उसके बाद आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। जब मतलब मिलने की बात होती है, पारिश्रमिक की बात होती, तो सभी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से कोरी भी उसकी बात पर बड़ा ही खुश हो गया, और क्या करता है कि तैयार हो गया। और उस इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। वाजिब मने उचित, ठीक है। माकूल मने भी उचित है, और वाजिब मने भी उचित होगा। वाजिब वाजिब का मतलब होगा उचित। अब यहाँ पे कह रही है कि वो गौरैया कहती है कि तुम मना मत करो भैया, तुम जितना मांगोगे उतना ही तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा। तुम्हारे काम का जो भी मुआवजा होता है, बनता है, वो तुम्हें दिया जाएगा। अब कोरी भी तैयार हो गया। कोरी को जब पता चला कि उसे काम का पैसा मिलेगा,
तो वह तुरंत तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। और उसने अपने मन में सोच लिया कि इतनी उचित जो मजूरी दी जा रही है, उस मजूरी पर यदि काम न करें तो ये बहुत बड़ी मतलब बुरी बात है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट कर दिए उसने, और इस प्रकार वह खुश होकर के बहुत महीन महीन धागा उसको काट के उसने दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को अपने बढ़ने पर उकसा दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपको गौरैया जो है सफलता हासिल करती ही जा रही है। यानी सबसे पहले टोपी की इच्छा हुई तो उसे जो है रुई का फहा घुरे पर मिला। रुई का फहा लेके खुश होकर के वह गई दुनिया के पास। दुनिया को भी उसने रुई धुनवाने के लिए मना लिया और उसे उचित पारिश्रमिक का लोभ देकर उससे कार्य करवा लिया। अब दूसरी बार वो जाती है कोरी के पास, जो कि धागा काटता है। उसे भी अपने बात से वो प्रभावित करती है और कहती है कि तुम्हें हम उचित मेहनताना देंगे और तुम मत घबराओ, तुम्हें जो तुम्हारा पारिश्रमिक होगा उतना अवश्य मिलेगा। अब वो भी प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने क्या किया कि उसने ये किया कि अपना जो ये मतलब मेहनताने के लोभ से, एक तरह से आप कहिए कि मेहनताना आधा मिलने के मतलब वाजिब मेहनताना मिलने के की जानकारी मिलने के कारण वह भी अपना जो है अनाज, अपना जो ये है कोरी मतलब धागा, वो बड़े उससे मन से काट देता है और बहुत लच्छेदार और पतला धागा उससे निकलता है। अब वो जब बुनकर के पास से अब जो वो धागा ले कर के निकलती है तो अब कहाँ जाती है वो? अब जाती है वो बुनकर के पास, जिससे वह कपड़ा बुनवाएगी। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। कदम कदम पर उसको सफलता मिलती रही और वह आगे बढ़ती रही और इस प्रकार लगातार उसको मतलब सफलता मिलने के कारण उसको आगे काम करने के लिए एक प्रेरणा मिलती गई, उकसाया गया और वह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के काम करवाना शुरू कर दी। अब गई वहाँ से बुनकर के पास, ठीक है। वे दोनों इसके बाद बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। अब यहाँ पे देखिए शब्दों का कैसा प्रयोग किया गया है। ऐसे ऐसे शब्द जो उर्दू के हैं, जो हिंदी भाषा के कोश को और समृद्ध कर रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं हिंदी से के अतिरिक्त भी जो उर्दू भाषा है उसको हिंदी में और पाठ में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे अगला वो बोल रहे हैं कि कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। बार बार गौरैया को सफलता मिलती गई और उसका मन आगे बढ़ने को करता रहा और इसी कारण जो है वह आगे बढ़ती एक एक कर आगे का कार्य करती जा रही है। अब बुनकर के पास वो जाती है। बुनकर से जब कहती है तो बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। वो कता हुआ सूत लेकर के बुनकर के पास जाती है और कहती है कि इस कते हुए सूत से तुम कपड़े बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। अकबक का अर्थ है आश्चर्यचकित, ठीक है। अकबक का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित। अकबक का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। तो जब वो पहुंचती है उसके पास, बुनकर के पास, और बोलती है ऐसे सूत से धागे से कपड़े बुनने को,
तो वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और आश्चर्यचकित होकर के वह देखना शुरू करता है उसको। कहता है इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। वो कहती है उस बुनकर से कि इस कता हुआ सूत से तुम कपड़े बुन दो। बुनकर इतने अकबक होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। उसे देखकर वो बड़ा क्रोधित हुआ बुनकर, और बुनकर क्रोधित होकर के उसे बोलता है कि तुम यहाँ से मेरे रास्ते से हटते हो कि नहीं, जानते नहीं कि मुझे राजा जी के लिए कपड़े बुनने हैं, मैं राजा जी का काम कर रहा हूँ, उनके लिए कपड़े बुनने हैं। बागा एक तरह का पोशाक है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे काम करने वाले, कारिंदे का अर्थ क्या हुआ, काम करने वाले, मतलब जो नौकर चाकर हैं वो राजा जी के जो घर में, वे यहाँ पे आ जाएंगे और भाव करे जवाब करे चाकर। तो वे मतलब सभी एक एक मुहावरा बोलते जाते हैं। एक तरह से ये अपने बात को संक्षेप में कहकर ज़्यादा अर्थ देने की भावना है कि अगर नौकर एक बात बोलता है तो उसका मतलब मालिक अगर एक बात बोलता है तो 10 गुना बढ़ के नौकर बोलता है। भाव करे तो नौकर, तो जवाब करे चाकर। अब यहाँ से फिर वो बोलते हैं कि इतना कहकर वह बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल होना माने रम जाना, मशगूल होना माने रम जाना या लीन हो जाना, मतलब कि वह जो है नौकर उस अपने मतलब काम में वह लीन हो गया, अपने काम में ही रम गया। वो बस खाली इतना ही जवाब देके कि देखते नहीं हो मेरे पास इतना काम है, मैं अपने काम जो है राजा के लिए करता हूँ और मेरे पास अभी समय नहीं है। हमें इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेत मेत में काम नहीं करवाते। अब यहाँ सेत मेत शब्द का क्या अर्थ होगा, सेत मेत माने मुफ्त में हम काम नहीं करवाते हैं तुमसे, मुफ्त में नहीं काम करवाने वाले हैं हम तुम्हें उचित मेहनताना देंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। अब ये कहती है कि हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, मतलब मुफ्त का कार्य हम नहीं कराते। तुम इसे बुन कर दो तो आधा तुम लेना, आधा मैं ले लूँगी। बुनकर ने देखा कि ये सौदा तो बुरा नहीं है और वह तुरंत तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार कर, जो कपड़ा बुनने का जो तरीका है उस तरह से ताना बाना फैला करके वह जो है माने बुनकर कपड़े बुनने के लिए तैयारी करने लगा। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़े बुन दिए। आधा उसने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। गफस माने होता है मोटा घना, ठीक है। गफस का क्या मतलब होता है, मोटा या घना। तो कह रही है कि थोड़ी ही देर में जो है जब मेहनताना की बात आई तो वह जो है बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, अपने मन में सोचा कि ये सौदा तो बुरा है नहीं, और वह थोड़ी देर में कपड़ा बुनने लगा और एक अच्छा सा गफ कपड़ा बनकर तैयार हो गया। अब उस कपड़े में से आधा वो ले लेती है और आधा कौन लेता है, आधा बुनकर ले लेता है। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे गौरैया शुरू से लेकर अभी तक अपने मेहनत से अपने कार्य को हासिल करती जा रही है। तो इसीलिए इसी में भी कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, वहीं राह, यही कि यानी कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर इंसान अपने मन में चाहे तो कोई भी काम करना, कोई भी प्राणी अगर चाहे तो उसे जो है कोई भी कार्य करना उसके लिए असंभव नहीं है।
अब वह जो है जाती है, बुनकर जब उसे कपड़े दे देता है तब वो जाती है दर्जी के पास। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। लेखक कह रहे हैं कि गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। अब उसके पास एक हिस्सा था काम करने का, टोपी सिलवाना। बस इतना ही काम बचा हुआ था। अब कह रहे हैं लेखक कि कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। और जा कर के कहती है कि दर्जी भैया तुम इसकी टोपी सिल दो। अब आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे का अंश जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।